फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने यूपी को नरक से निकालो की सीरीज में उस विषय को रखा है जिस विषय को स्वयं पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी वर्चुअल रैलियों के जरिए उठाया। उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के 5 जिलों के लिए जो वर्चुअल रैलियां की हैं, उन वर्चुअल रैलियों के जरिए वे क्या कहना चाहते हैं और एक्चुअल में क्या घट रहा है, ये चीज समझने की जरूरत है। पहली चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उत्तर प्रदेश में पहली बार नरेंद्र मोदी पब्लिक मीटिंग अब नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे सीधे वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, क्योंकि ये एक साइन है उनके आइसोलेशन का। अंततः तो नरेंद्र मोदी ने जो कोरोना के प्रोटोकॉल को बंगाल में नहीं माना, कोरोना के प्रोटोकॉल को नीचे वे उनके नेता रोज आए दिन तोड़ रहे हैं यूपी में। तो यूपी में जो वर्चुअल रैलियां जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। इलेक्शन कमीशन तो खैर अभी जो भगवान की कृपा पर है, उस पर राम जी की कृपा है। उत्तर प्रदेश जैसा विशाल प्रदेश जिसमें चुनाव हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में कहीं पर भी इलेक्शन कमीशन के हाथ चुनाव में इस्तेमाल होने वाले नोटों की गड्डियां नहीं लग रही हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन होने को आया, अब 10 तारीख को पोलिंग है। या तो यह है कि सारा का सारा जो पैसा है जो इलेक्शन में खर्च हो रहा है, वो नरेंद्र मोदी खर्च कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी के लोग जो पैसा लेके जाते हैं उसको पकड़ने की शक्ति चुनाव आयोग के पास नहीं है। अथवा यह हो सकता है कि इलेक्शन में इस बार लोग सिर्फ पत्र पुष्प से ही काम चला रहे हैं, पैसा नहीं है किसी के पास। क्या यह संभव है? क्या यह संभव है कि जिस राज्य में सबसे ज्यादा करोड़पति उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हो, उस राज्य में बड़े पैमाने पर इलेक्शन कमीशन को कोई काला धन हाथ ही न लगे? क्या यह संभव है? मेरा एक सामान्य सा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कम से कम नहीं तो 25 से लेकर 30 हजार करोड़ रुपया कम से कम खर्च होगा। विभिन्न पार्टियां मिलाकर इसमें पैसा खर्च कर रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन की और नरेंद्र मोदी के शासन की पुलिस, योगी की पुलिस कितनी सक्षम और कितनी एक्टिव पुलिस है कि वह अभी तक इलेक्शन के दौरान जो अवैध धन का जो कारोबार है उसको अभी तक पकड़ नहीं पाए वो लोग। इससे एक चीज का पता चलता है कि अब इस चुनाव में बड़े पैमाने पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा बड़े पैमाने पर पैसे खर्च कर रही है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन किसी पर हाथ नहीं डाल रहा है। विभिन्न राज्यों के चुनावों में इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के दौरान अवैध बड़े पैमाने पर पैसा बरामद किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का अकेला ऐसा चुनाव है जिसमें कि अब बड़ी पूंजी कहीं दिखाई नहीं दे रही। लग रहा है कि लोग अब खाली भाषणों से ही इलेक्शन जीत जाएंगे, और जनता जो है वो भाषणों से ही सुन के इलेक्शन में वोट दे आएगी। सब लोग जानते हैं कि मायावती का पूरा नेटवर्क पर वोटर के पेमेंट के हिसाब से चलता रहा है। सब लोग जानते हैं इस बात को। मायावती ने बाकायदा तमिलनाडु के
इलाके दर इलाके जैसे वहां पैसे खर्च करके वोटर परचेज किए जाते हैं, उस मॉडल को उसने बड़ी कौशलता के साथ में यूपी में लागू किया और अपना जनाधार बनाया, और वही मॉडल उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे बीजेपी एडॉप्ट कर रही है। तो मैं जो चीज आपसे पहले शेयर करना चाहता हूं वो ये कि इस बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी जो ये वर्चुअल रैली दिखा रहे हैं, ये वर्चुअल रैली तो एक तरह से आडंबर है। बड़े पैमाने पर शराब की सप्लाई और बड़े पैमाने पर अवैध धन की सप्लाई जो नीचे हो रही है और जो खर्चा हो रहा है, नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला उस पर। या नरेंद्र मोदी खुद कहे जिम्मेदारी के साथ कि बीजेपी तो इस बार पैसा खर्च नहीं कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं तो पहले जो रैलियां की गई थी नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, इन सब के जरिए, क्या उनमें पैसा खर्च नहीं हुआ? क्या अभी बीजेपी के कार्यकर्ता पैसा लेकर काम नहीं कर रहे? जी नहीं। उत्तर प्रदेश में जो आज जो वर्चुअल रैली की, जो भाषण दिए नरेंद्र मोदी ने, जो अखबारों में अभी कवरेज जिसका अवेलेबल है, जिसे पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि आपसे बात की जानी चाहिए, उस कवरेज की ब्यूटी यह है कि नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में वोट किस लिए चाहते हैं। नरेंद्र मोदी रोजगार देने के लिए वोट नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी आपको फ्री बिजली सप्लाई देने के लिए, आवारा पशुओं से आपके खेत की रक्षा के लिए वोट नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी चाहते शांति और स्थायित्व के लिए। और नरेंद्र मोदी मार का शांति जानती हो कैसी होती है? मरघट की शांति, जैसी मरघट में शांति होती है। नरेंद्र मोदी की व्यवस्था कैसी है? वह व्यवस्था जो श्मशान में व्यवस्था होती है। तो नरेंद्र मोदी के लिए अब उत्तर प्रदेश में विकास का कोई एक एजेंडा नहीं है जिसको कि वो लेके जाना चाहते हो। उन्होंने आज साफ कहा है कि वो इस बार वोट चाहते हैं शांति और स्थायित्व के लिए। ओके, लेकिन उनके पहले जो अमित शाह आए थे वो बोल गए थे कि इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव भारत के भविष्य का फैसला करेगा। नरेंद्र मोदी ने आज दो तीन बातें कही जिनके बारे में आपसे कहना बहुत जरूरी है। पहली चीज यह कि नरेंद्र मोदी का यह स्लोगन था आज के स्पीच का, जो मुख्य पिच थी जिस पर वो खड़े होकर बोल रहे थे, वो ये थी कि ये चुनाव हिस्ट्री सीटर को बाहर करने के चुनाव हैं और उनको हिस्ट्री बनाने के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं। अरे मोदी जी, कम से कम अपने भाषण ही सुन लेते 2017 के। 2017 में भी यही कह रहे थे हिस्ट्री सीटर्स को हम हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन आप 5 साल में हिस्ट्री सीटर को हिस्ट्री नहीं बना पाए। उत्तर प्रदेश के जितने हिस्ट्री सीटर माफिया हैं उनमें से अधिकतर माफिया आज भी जेलों के बाहर है। और जो नमूने के माफिया पकड़े गए हैं, जिनकी सोकॉल्ड संपत्ति क्रुक की गई है, अवैध संपत्ति उनकी जब्त की गई है, उनकी बिल्डिंग गिराई गई है, ये जो ड्रामेबाजी हुई है, इससे उत्तर प्रदेश के अपराध के ग्राफ पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। माफियाओं के ग्राफ पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, जिससे कि आप इस पूरी की पूरी हिस्ट्री सीटर की जो हिस्ट्री है, जिस पर कि नरेंद्र मोदी बहुत एक तरह से फैन है, हम नरेंद्र मोदी से एक सीधा सवाल करना चाहते हैं। दाऊद इब्राहिम के गैंग का कोई भी एक भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में आज तक क्यों नहीं पकड़ा गया? दाऊद इब्राहिम का गैंग क्या उत्तर प्रदेश में काम नहीं करता? हमें मालूम है कि दाऊद इब्राहिम के गैंग पर नरेंद्र मोदी की सरकार हाथ नहीं डाल सकती।
हमें मालूम है कि भाजपा के लोग हाथ नहीं डाल सकते। आप याद कीजिए, बीजेपी के एग्जीक्यूटिव मेंबर जो कि वकील भी हैं, महेश जेठमलानी, महेश जेठमलानी ने एक बार यह कोशिश की थी कि दाऊद इब्राहिम को सम्मान सहित भारत लाया जाए और उन्हें जेल में रखा जाए और यहां रखा जाए। कमाल है। आप हिस्ट्री सीटरों से लड़ना चाहते हैं, उन्हें हिस्ट्री बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस के प्रमुख अधिकारियों ने जनवरी 2021 में जो लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में 34 माफिया गिरोह सक्रिय हैं। नेस्तनाबूद नहीं हुए हैं, माफिया गिरोह सक्रिय हैं और इन 34 माफिया गिरोह के हजारों लोग हैं। ये वो लिस्ट है जो कि आधे अधूरे ढंग से बनाई गई है। तो नरेंद्र मोदी से हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी का यह हिस्ट्री सीटरों से लड़ने का जो चैलेंज है, यह एकदम बोगस चैलेंज है। वो दिल्ली जहां वो रहते हैं, वो दिल्ली को तो हिस्ट्री सीटर माफियाओं से जो है मुक्त कर नहीं पाया अभी तक। लखनऊ जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी माफिया और अपराधियों का गैंग का एकदम केंद्र बनी हुई है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि रोजगार और व्यापार, इनके विकास के लिए उत्तर प्रदेश में माफिया गैंग को कंट्रोल कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया, और इसके लिए योगी सरकार को बधाई देनी चाहिए। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं मैं, और ये मेरा नहीं है, ये अमित शाह के मंत्रालय के द्वारा जो प्रसारित आंकड़े वे बताते हैं। उत्तर प्रदेश का जो औद्योगिक केंद्र है, उसके दो बड़े सेंटर हैं, गाजियाबाद और कानपुर। योगी सरकार के शासन में 2017 से लेकर 2019 के बीच में इन दो जिलों में सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं। हत्या, मर्डर, किडनैपिंग, स्त्रियों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं और तमाम किस्म की चीजें। अगर आप व्यापार के लिए और व्यापारिक केंद्रों के लिए शांति का माहौल ही बनाना चाहते थे, तो आप इसका तो उत्तर देंगे ना कि गाजियाबाद में क्राइम क्यों बढ़ा, कानपुर में अपराध क्यों बढ़े, और तो और छोड़ दीजिए आप जहां मुख्यमंत्री रहते हैं लखनऊ में क्राइम क्यों बढ़े। तो नरेंद्र मोदी का यह सफेद झूठ है कि वे हिस्ट्री सीटरों से लड़ना चाहते हैं। आज वास्तविकता यह है कि हिस्ट्री सीटर जेल से अपनी समानांतर सरकार उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं। एक छोटा सा नमूना दे रहा हूं मैं आपको। वो नमूना यह है कि यूपी में पुलिस ने, यूपी की सरकार ने 33 माफिया गिरोहों की लिस्ट जारी की है। तैतीस माफिया गिरोहों की जो लिस्ट जारी की है, 33 से ज्यादा है लोग। मैं ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं कि इतने बड़े प्रदेश में, जिसे कि अपराधी प्रदेश के तौर पर कन्वर्ट कर दिया गया है, सिर्फ 33 माफिया गिरोह। कमाल है। और 33 माफिया गिरोह में भी आप किनके ऊपर एक्टिव है, कितने लोगों के ऊपर एक्टिव है? अगर 33 माफिया गिरोह है और उनको नेस्त नाबूद कर दिया गया, तब तो फिर आंकड़े कुछ और होते अपराध के।
अगर आपने 33 माफिया गिरोहों को वास्तव में आर्थिक तौर पर तहस नहस कर दिया है, तो हम ये पूछ ही सकते हैं कि यूपी सरकार उन 33 माफिया गिरोहों की संपत्ति जो नष्ट किया उसकी लिस्ट क्यों नहीं जारी की? क्यों उत्तर प्रदेश के पुलिस के प्रवक्ता ने, मुखिया ने सिर्फ 4 माफिया गिरोहों के संपत्ति के नष्ट किए जाने का डाटा दिया? वे 29 माफिया गिरोह कहां हैं जिनकी संपत्ति नष्ट की गई? क्या परेशानी थी बताने में? कहने का मेरा आशय यह है कि आपके आंकड़े, उत्तर प्रदेश की सरकार के आंकड़े ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 33 माफिया गिरोह सक्रिय है, और इनके छोटे मोटे लोग नहीं है, छोटी मोटी संख्या नहीं है। इन 33 माफिया गिरोहों के पास में पुलिस के हिसाब से तकरीबन 80,000 से ज्यादा लोग एक्टिव हैं इनके गिरोहों में। एक और भी है जो कि इन्होंने खुद माना है, ये माना है कि 800 माफिया सक्रिय हैं। ये सारे आंकड़े मेरे नहीं हैं, ये वेबसाइट पर है, और ये पुलिस के द्वारा समय समय पर जो प्रवक्ताओं ने, पुलिस के लोगों ने जो कहा है उसके रिकॉर्ड्स में है। और उन्होंने ये कहा है कि हमने 8,000 केस इन पर किए हुए हैं। सरकारी आंकड़ा बता रहा है, सरकार कह रही है 33 माफिया गिरोह हैं। वही सरकार कह रही है कि उन्होंने सिर्फ जनवरी 2020 से अप्रैल 2021 के बीच 25 माफियाओं के 22,259 सहयोगियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 5,558 मुकदमे दायर किए। आपके हिसाब से अभी भी मोदी जी 8 माफिया गिरोह बाहर हैं पुलिस की लिस्ट से। एक और चीज है जिस पर के कायदे से बात की जानी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने जो आज जो भाषण दिया उसमें एक दूसरा पहलू है जो बहुत ही खतरनाक पहलू है, जिसमें बार बार कहता रहा हूं, नरेंद्र मोदी भय का दोहन करते हैं। नरेंद्र मोदी पॉजिटिव एजेंडा पर वोट नहीं मांग रहे, वो भय पैदा करके वोट मांगना चाहते हैं। और आज उन्होंने वो यही काम किया अपने वर्चुअल भाषणों के जरिए। उन्होंने कहा है कि अगर ये राज आ गया, अखिलेश का राज आ गया या बीजेपी सरकार से चली गई, तो ये जो मुफ्त राशन गरीबों को बंटता है ये बंद हो जाएगा। हम नरेंद्र मोदी से और नरेंद्र मोदी के अनुयायियों से और जिन्होंने उनका भाषण सुना है उन लोगों से हम ये एक बात कहना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी बंगाल में हार गए, लेकिन बंगाल में राशन बंद नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी ने बहुत कैंपेन किया था कि ममता सरकार अगर रहेगी तो उसके बाद में वो जो खाते में पैसे आते हैं किसानों के सब्सिडीज के, वो पैसे नहीं आएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी को पैसे जारी करने पड़े। नरेंद्र मोदी ने खुद रोके हुए थे इलेक्शन जीतने के लिए, बदनाम करने के लिए। तो नरेंद्र मोदी झूठ मोड़ने की कला में एकदम माहिर हैं। उन्होंने दूसरी बात और कही है, दूसरी बात यह कही है कि ये जो हजारों करोड़ की जो किसानों के लिए जो वो मदद दे रहे हैं, अगर वो नहीं आए तो ये मदद बंद हो जाएगी। ये क्या है? ये नरेंद्र मोदी, ये क्या है? ये ब्लैकमेलिंग है नरेंद्र मोदी जी, ये ब्लैकमेलिंग है। आपको वोट नहीं देंगे लोग, आप पैसा बंद कर देंगे, आप कर दीजिए बंद। बंगाल में कर दिया था आपने, ममता ने हलक में डंडा डाल के निकाल लिया था पैसा। वहां की जनता ने एकदम सख्ती से काम लिया, बीजेपी को एकदम ध्वस्त कर दिया, बीजेपी को पैसा रिलीज करना पड़ा। वहां
अखिलेश ने, प्रियंका ने, जयंत चौधरी ने, किसी भी नेता ने यह नहीं कहा है कि हम जो योजनाएं चल रही हैं डेवलपमेंट की, हम इनको रोक देंगे। किसी ने नहीं कहा। तो नरेंद्र मोदी को यह धमकी देने की और यह भय दिखाने की जरूरत क्या है कि वह पैसा बंद हो जाएगा जो किसानों को मिल रहा है, क्वार्टरली जो पैसा मिलता है वो पैसा बंद हो जाएगा, या जो मुफ्त राशन मिल रहा है वो राशन बंद हो जाएगा। ये भय दिखा के आप लोगों से वोट चाहते हैं कि अगर तुम्हें भूखमरी में राशन अरे नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए, बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है लोगों को आपने, और अब आप कह रहे हैं हम राशन दे रहे हैं। ये तो वैसे ही हुआ कि लोगों को सारी संपत्ति लूट लो और फिर कहो जरा 2 रोटी लोगे। आपने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को कंगाली के कगार पर पहुंचा दिया, और आप एक जो राशन दे रहे आप उसके बारे में भी आप ये कह रहे कि राशन नहीं मिलेगा अगर वोट नहीं दिए तो। तीसरा झूठ, जो सबसे बड़ा झूठ जो उन्होंने बोला, जो कि बताना बहुत जरूरी, उन्होंने कहा कि गरीबों को 5 लाख रुपए के इलाज की जो सुविधा हमारी सरकार ने दी है उसे ये लोग बंद कर देंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी विपक्षी दल ने यह नहीं कहा कि वो कोई चीज बंद कर देंगे। नरेंद्र मोदी का दिमाग की उपज है। और दूसरी चीज, नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में आपने किसी को भी 5 लाख रुपए की मदद नहीं पहुंचाई मेडिकल इलाज के लिए। लाखों लोग उत्तर प्रदेश में मर गए कोरोना के दौरान, बिना ट्रीटमेंट के मर गए। हजारों ऐसे लोग मर गए जिन्होंने ट्रीटमेंट कराया और फिर मर गए, उनको किसी को भी कोई पैसा नहीं मिला। ये सरासर झूठ है। तो भय का दोहन करके आप लोकतंत्र में चुनाव जीतना चाहते हैं। आखिरी चीज, नरेंद्र मोदी से यह पूछा जाना चाहिए कि अरे उत्तर प्रदेश में अभी समस्या अखिलेश है या बेरोजगारी है? अखिलेश समस्या नहीं है, समस्या है बेरोजगारी। नरेंद्र मोदी जवाब दें कि बेरोजगारी को हल करने के लिए उनकी सरकार ने पिछले 5 साल में क्या किया उत्तर प्रदेश में? क्या वजह थी जिसके कारण उत्तर प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती रही? क्या वजह थी कि पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ती रही? सारा देश बेरोजगारी की आग में जल रहा है और उत्तर प्रदेश की हालत सबसे बदतर है। उत्तर प्रदेश में से 100 में से 65 लोग बेरोजगार हैं। अकेले योगी के पीरियड में, इधर के दिनों में 18 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई। 18 लाख लोगों की नौकरी की वापसी नहीं हुई है। अगर योगी की बात मान लें, जो कि वो झूठ है, तो योगी ने सिर्फ 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी है। नौकरी गई कितने की? 18 लाख की। नौकरी वापस मिली कितने लोगों को? 4.5 लाख लोगों को। किसे समझा रहे हैं ये लोग? अंत में जो चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि कितना सुशासन यूपी में रहा है। कोरोना पीरियड में जब लॉकडाउन था और उसके बाद में तमाम किस्म की पाबंदियां लगी हुई थी, वर्चुअली लोग घरों में थे, नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाला सड़क पर कोई नहीं था। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में हत्या, अपहरण, लूट की घटनाएं देश में अव्वल रही। देश में यूपी अव्वल रहा। सबसे ज्यादा क्राइम उत्तर प्रदेश में हुआ कोरोना पीरियड में। और आप कहते हैं कि आपने माफियाओं से मुक्त कर दिया, इसे हिंसा और अपराध से मुक्त कर दिया उत्तर प्रदेश को। जी नहीं, गलत, सफेद झूठ है ये। उत्तर प्रदेश आज बुरी तरह से बेरोजगारी और क्राइम, इन दो की गिरफ्त में जा चुका है। और बेरोजगारी और क्राइम से बचने का उत्तर प्रदेश के नौजवानों के पास में आंदोलन के अलावा और इस सरकार को अपदस्थ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। पहली बार हुआ है ये। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आए हैं। आज के भाषण में एक गिफ्ट नहीं थी। चलो, हम
उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए हम अपनी तरफ से 500 रुपया देंगे। आपके पास में देने के लिए पैसा नहीं है, सिर्फ भाषण और सिर्फ झूठ। उत्तर प्रदेश की जनता की यह चुनौती है कि ये जो विभिन्न रंगत के जो माफिया जो उत्तर प्रदेश में रन कर रहे हैं, जिन पर एक छत्र राज्य है बीजेपी का, सिर्फ इतना कर दें, सिर्फ इतना कर दें कि बीजेपी के लोग माफिया या जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उन लोगों को विधानसभा की टिकट न दें। नरेंद्र मोदी की देखें हम ताकत, जिन लोगों ने भू माफिया को संरक्षण दिया, जिन लोगों ने शराब माफिया को संरक्षण दिया, जिन लोगों ने तमाम और दूसरे किस्म के अपराध में लगे हुए लोगों को संरक्षण दिया, क्राइम किए, उनमें से बड़ी संख्या में लोगों को टिकट दिए गए। तो नरेंद्र मोदी और आपकी बीजेपी, आप हिस्ट्री सीटरों से लड़ना नहीं चाहते, बल्कि आप ये चाहते हैं हिस्ट्री सीटर हमारे साथ आए। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री सीटर जिसके पास ज्यादा होंगे वही तो इतिहास बनाएगा। किसने उम्मीदवार सबसे अधिक खड़े किए? पिछली बार भी किसके सबसे अधिक उम्मीदवार थे उत्तर प्रदेश से, जिनके के अपराध के रिकॉर्ड है पार्लियामेंट में, असेंबली में, यहां तक कि पंचायतों में सरपंच के नाम पर? बीजेपी, बीजेपी और बीजेपी। इसलिए बीजेपी के जरिए आप हिस्ट्री सीटर से नहीं लड़ सकते। उसका एक राजनीतिक कारण बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी जिस तरह की फासिस्ट राजनीति को रिप्रेजेंट करते हैं, फासिस्ट कभी भी गुंडों से नहीं लड़ते, बल्कि फासिस्ट गुंडों को पालते हैं। सांप्रदायिक लोग कभी भी गुंडों से नहीं लड़ते, बल्कि वो गुंडों को पालते हैं, अपराधियों को पालते हैं। भाजपा सांप्रदायिकता का एजेंडा छोड़ दे, मुसलमानों के खिलाफ विद्वेष का एजेंडा छोड़ दे। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो कि भाजपा को सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि भाजपा इस एजेंडे को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि ये एजेंडा छोड़ देगी तो भाजपा मर जाएगी। तो सांप्रदायिकता का एजेंडा तो बिना हिस्ट्री सीटरों के आगे बढ़ता ही नहीं है, अपराधियों के बिना आगे बढ़ता ही नहीं है। एक सिर्फ सूचना, गुजरात के 2002 के दंगों में किस पार्टी के सबसे ज्यादा लोग दंगे के लिए, हिंसा के लिए, लूटपाट के लिए, निर्दोष लोगों के घरों को लूटने और जलाने के लिए सबसे ज्यादा जेलों में हैं? किस पार्टी के लोग हैं वो? नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं। नरेंद्र मोदी के शासन में गुजरात में कानून का शासन नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ा कि दंगे के केस गुजरात के बाहर चलाई जाए। एक 125 से अधिक लोग हैं जिनको की सजाएं भूल चुकी हैं दंगों में गुजरात में। तो हिस्ट्री सीटरों का, अपराधियों का इतिहास किसका रहा है? किसके लोग हैं जिन्होंने दंगे में पकड़े गए और सजाएं याफ्ता है आज भी? कौन नहीं जानता बाबू बजरंगी को? कौन नहीं जानता वह महिला जो कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मिनिस्टर थी, जिसको दंगे के लिए दोषी पाया गया? लंबे समय तक सारे झूठ बोल के उसको बाहर निकाल के लेके आए ये लोग। उत्तर प्रदेश में हिस्ट्री सीटर, वाह! और गुजरात में सब इतिहास निर्माता है ना। दंगे करे बीजेपी के लोग और वो इतिहास निर्माता कहलाएंगे? जी नहीं। कानून का शासन है और कानून के शासन ने 125 लोगों को गुजरात में जेल के शिक्षों के अंदर पहुंचाया और 20-25 साल की सजाएं दंगों के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को वह बोली गई हैं। हिंदुस्तान में बीजेपी अकेली ऐसी सबसे बड़ी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता, नेता और हमदर्द दंगों में सजा याफ्ता है और जेल में है। कम से कम
आपकी हजार आपत्तियां हो सकती हैं अखिलेश यादव को लेकर, आपकी हजार आपत्तियां हो सकती हैं मायावती को लेकर, लेकिन अखिलेश यादव के लोग दंगों में शामिल नहीं थे। अखिलेश यादव के जमाने में जो मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, उन दंगों में सबसे ज्यादा जो लोग शामिल थे वे किसके थे? योगी सरकार ने किनके मुकदमे उठाए? अगर अखिलेश के लोग होते तो मुकदमे नहीं हटाए जाते। कई हजार लोगों के ऊपर से दंगे के मुकदमे हटाए गए। कौन लोग हिस्ट्री सीटर हैं? अगर वे निर्दोष थे, वे ईमानदार थे, वो दंगे में शामिल नहीं थे, तो अदालत का इंतजार तो कर सकते थे। बिना अदालत में कार्रवाई चले बिना आपने उनके ऊपर लगे हुए केस को योगी सरकार ने वापस ले लिया। 5 साल आपकी सरकार रही, आप दोषी करार देते, आप लोगों को दंडित कराते, आप समाजवादी पार्टी के लोगों को पकड़ के जेलों में डाल देते कि नहीं इन्होंने दंगे कराए, और आप प्रूफ करते, हम आपको बधाई देते। लेकिन हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जिस तरह की राजनीति को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हिस्ट्री सीटर सबसे ज्यादा पुष्पित और पल्लवित हुए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अभी तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस प्रशासन है वो खुद कह रही है कि अभी 33-34 तो माफिया गिरोह है, जिनके 80,000 से अधिक गैंगस्टर्स है जो कि उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं। तो हिस्ट्री सीटर से आज तक न इटली में मुसोलिनी लड़ पाया, न जर्मनी में हिटलर लड़ पाया, न जापान में तोजो लड़ पाया, और दंगाइयों से और हिस्ट्री सीटरों से कोई डिक्टेटर नहीं लड़ पाया। क्योंकि डिक्टेटर की पॉलिटिक्स, एंटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जिसको करनी है उसे हिस्ट्री सीटर चाहिए। सांप्रदायिक राजनीति जिसे करनी है उसे हिस्ट्री सीटर चाहिए, अपराधी चाहिए, और जो अपराधी नहीं है उसे वे अपराधी बनाते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है कि इस झूठ को रिजेक्ट किया जाए। उत्तर प्रदेश का चुनाव हिस्ट्री सीटरों को हिस्ट्री बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने जनता को कंगाली के कगार पर पहुंचाया है। सबसे ज्यादा बेरोजगार है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा अपराध हुए उत्तर प्रदेश में। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा बेरोजगारी और अपराध पैदा किए, उनको घर वापस भेजने के लिए यह चुनाव हो रहा है। और इसमें झोला लेके सिर्फ 2 ही लोगों को जाना है, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। नरेंद्र मोदी दोबारा अब उत्तर प्रदेश में नहीं आने वाले, योगी अब दोबारा उत्तर प्रदेश में वापस नहीं आने वाले। ये नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी के पास में कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।